नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट ईवीएस एमसीक्यू सेकंड की बात करेंगे। इसके पहले दोस्तों, पहला एमसीक्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं 30 क्वेश्चंस का। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे ऑलरेडी यहाँ पे लिंक भी दे दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। इस सेकंड एमसीक्यूज में 30 क्वेश्चंस करेंगे। सारे संभावित प्रश्न हैं या सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर न करते हुए। आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी प्रश्न आ चुका है और प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी का या पर्यावरण दिवस समारोह का किया जाता है। सभी कमेंट करके फीडबैक करके बताइए। तो पर्यावरण को जागरूकता बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिस प्रतियोगिता का आयोजित किया जाता है वह हमारा कहलाता है ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, ईवीएस में पर्यावरण में 30 में से 30 नंबर लाना है, तो डेली हमारी ये 7 PM में लाइव क्लास होती है। 7 PM में एमसीक्यू जरूर डेली आप लोगों को ज्वाइन करना है। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, जो पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले जो परिणामी खतरे होते हैं उनमें आपका भूस्खलन शामिल है, बाढ़ एवं सूखा है, वनों में अग्नि की दुर्घटनाएं हैं या उपरोक्त सभी है। देख लीजिए, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है या इनडायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। डायरेक्टली यही कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरे बताइए। इनडायरेक्टली कैसे पूछा जाता है, कुछ यहाँ पे एक दो तीन चार छः लाइन शब्द दे दिया जाएंगे और उसमें बोला जाएगा, बताया जाएगा, यानी आपको घुमा फिरा के पूछेगा ही, केवल इनडायरेक्टली पूछ लेता है। तो दोनों चीज़ों में आपको प्रिपेयर रहना है। तो बाढ़ और जो सूखा होता है यह पर्यावरण अपघटन के कारण होने वाली परिणामी खतरे होती, बाढ़ और सूखा। इसलिए बी ऑप्शन को यहाँ पे सही करेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। देखिए, पर्यावरण समस्या की बात करें तो जल का विनाश या दुरुपयोग करना यह पर्यावरण की समस्या कहला जाएगी। वनों की कटाई होना यह भी पर्यावरण की समस्या है। भूमि अपरदन या क्षरण होना, मिट्टी का कटना, यह भी आपके पर्यावरण की समस्या है। लेकिन अगर जल का कहीं ना कहीं संरक्षण हो रहा है, रख रखाव हो रहा है, तो यह आपका पर्यावरण की समस्या नहीं, ये पर्यावरण की जागरूकता है, पर्यावरण का निराकरण है, पर्यावरण का संरक्षण है। तो जल का संरक्षण मतलब पर्यावरण का संरक्षण। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति जो है कारगर सिद्ध होगी। खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करना, या कह सकते हैं परीक्षा के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, करणी, जिनका सपना है टीटेक एग्जाम को फतेह करना। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, ध्यानपूर्वक समझकर फीडबैक कीजिएगा कि स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों, बालक बालिकाओं की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति जो है कारगर सिद्ध होती है। वह कहती पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करना। पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ क्या करना है, गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल भी करना है। इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते संस्कृति भी आती है, मकान सड़कें पूजा स्थल भी आते हैं, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं। पर्यावरण मतलब हमारे आसपास का वातावरण जहाँ हम रह रहे हैं। हमारे आसपास पर्यावरण, पेड़ पौधे भी हैं, हमारे आसपास रिश्ते नाते भी हैं, संस्कृति भी है, मकान है, सड़कें पूजा स्थल, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं पर्यावरण। ठीक है, इसलिए आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनमें से कौन जो है मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है।
देखिए दोस्तों, पर्यावरण के अगर घटकों की बात करें तो भूमि, समुदाय, परिवार, ये पर्यावरण के घटक कहला जाते हैं। लेकिन जो धर्म होता है, धर्म दोस्तों ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, तो ये धर्म जो है पर्यावरण का घटक नहीं कहलाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। वनों की कटाई, शिकार करना, निर्माण कार्य या उपरोक्त सभी। चारों ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इनमें से देखिए, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का जो हमारा उदाहरण हो जाता है वह आपको बताना है। तो प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण वनों की कटाई भी है, शिकार भी है और निर्माण कार्य भी है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? कई बार आपने देखा है, जाना है, समझा है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, चाहे हम सी टेट एग्जाम की बात करें, MP टेट की बात करें, UP टेट, रीट की बात करें, लगभग ऊर्जा पिरामिड का संबंध आता है। अब जो है कथनों द्वारा पूछ लिया जाता है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, इतना जान लीजिए। चाहे कथन पूछे, चाहे स्टेटमेंट, किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, आपसे 101% बनना होगा। अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? जी हाँ दोस्तों, 10% का नियम आपने पढ़ा होगा और ऊर्जा का यह 10% नियम है, लिंडरमान द्वारा दिया गया था। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो वह केवल 10% ही होता है। अर्थात जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के घटक सभी जीव होते हैं, भू आकृतिक कारक भी होते हैं और जलवायवीय कारक भी होते हैं। तो ये सभी जो है हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के घटक कहलाते हैं, इसलिए ये सभी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा, भोजन। तो कल हमने देखे MCQs में खाद्य जाल या खाद्य से संबंधित जो प्रश्न थे वो हमने कंप्लीट किया था। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश ही होता है। कल की क्लास अगर आपने ज्वाइन किया होगा MCQs डेली 7 PM में, तो आपने जरूर समझ लिया होगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशी होता है, बहुदिशीय होता है, चक्रीय होता है, उभयदिशीय होता है। प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे लेकिन कथन द्वारा पूछ लिए जाते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, इतना जान लीजिए। हमें ये पता होना चाहिए कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जहाँ पर भी हमें एक दिशीय दिखेगा उस ऑप्शन को हम, उस कथन को सही कर देंगे। ठीक है, तीन चीज़ों को आपको समझ लेना है। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखते जाना है और शिक्षक भर्ती में TT एग्जाम को क्रैक कर लेना है। दोस्तों, पर्यावरण असंतुलन का कारण क्या होता है? पर्यावरण की चेतना का भाव, भौतिकवादी सोच होना, भोगवादी प्रवृत्ति होना या इनमें से सभी होना। देखिए, पर्यावरण असंतुलन का सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण यही होता है कि पर्यावरणीय इसमें चेतना का भाव होता है, जागरूकता का भाव होता है, भौतिकवादी सोच होती है, भोगवादी प्रवृत्ति होती है, केवल हमें यूज करना है बस। तो ये सभी जो है पर्यावरणीय असंतुलन के कारण हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। दोस्तों, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल या सौरमंडल। देखिए, पर्यावरण अध्ययन का घटक की अगर बात करें तो मानव, वायुमंडल, जलमंडल, ये तीनों हमारे क्या होंगे? पर्यावरण के घटक कहला जाते हैं। लेकिन जो आपका सौरमंडल दिया गया है ये हमारा पर्यावरण का घटक नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करें। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि 10% का नियम किसने दिया। ऊर्जा का यह 10% का नियम हमारे किसने दिया है? लिंडमैन द्वारा दिया गया था, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। और 10% का नियम या 10% का नियम लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा कहा गया कि हर अगले स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है, यानी कमी होती है। अगले स्तर पर ऊर्जा का 10% ही भाग पहुंचता है, शेष ऊष्मा के रूप में यह उपयोग हो जाती है, केवल 10% ही पहुंच पाता है।
अगला प्रश्न है, पर्यावरण एक स्रोत है दोस्तों, किसका होता है? अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, या इनमें से सभी को होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं ईवीएस इन्वायरमेंट में पर्यावरण जो स्रोत होता है आपके अधिगम का भी होता है, औषधि का भी होता है, ऊर्जा का भी होता है। तो पर्यावरण स्रोत जो होगा इन सभी का हो जाएगा। देखने में आपको सिंपल प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन यही आपके कथन और स्टेटमेंट में पूछ लिए जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स में पड़ जाएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिए। ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखना है। उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इस आरेख में एक चित्र दिया जाएगा, चित्र, ठीक है। उस चित्र में दिया जाएगा, उस चित्र के अकॉर्डिंग आपका सूरज 1, बकरी 2 और मनुष्य 5 उस चित्र में दिखाई देंगे ऊर्जा के एनर्जी में। यहाँ पे क्रम बताना है, ठीक है। तो इमेज आएगा, उस इमेज को देखना है और सही आंसर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, जैविक पर्यावरण में क्या क्या शामिल होते हैं? जी हाँ दोस्तों, जैविक पर्यावरण में शामिल होते हैं, उत्पादक की बात करते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये पर्यावरण के जैविक घटक होते हैं। और इसके अंतर्गत पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, आर्थ्रोपोड, प्रोटोजोआ, कवक, मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया, ये सभी शामिल होते हैं। और ये सभी चीज़ों जो जीवित हैं जैविक घटक कहलाती हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक तत्व जीवित चीज़ें हैं जो पारिस्थितिक तंत्र बनाती हैं। तो ये सभी जो है जैविक पर्यावरण में हमारे शामिल हो जाएंगे, ठीक है। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, ईवीएस एकीकरण का तात्पर्य क्या होता है? जी, ईवीएस एकीकरण है। तो ईवीएस जो एकीकरण होता है ये क्या होता है? दोस्तों, ईवीएस एकीकरण जो होता है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का होता है। ईवीएस में पर्यावरण में सीखना, पर्यावरण के बारे में सीखना और पर्यावरण के लिए सीखना, इसको एकीकृत किया जाता है। इसलिए ईवीएस की सामग्री व्यापक है, बहुत बड़ी है। और पर्यावरण के उपयोग से लेकर सीखने के माध्यम के रूप में देखा जाए, इसकी सुरक्षा, संरक्षण के लिए अब क्या कर सकते हैं? तो विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा का, इनका जो है ईवीएस का एकीकरण है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टेड हो जाता है, कैसे हो जाता है ये जान लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पर्यावरणिक मुद्दे हैं? अब पर्यावरण के अब हम मुद्दे बताना है, ठीक है। जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। देखिए, पर्यावरण के मुद्दों की बात करें तो जल संरक्षण करना ये भी पर्यावरण का मुद्दा आजकल बन चुका है, कचरा का निस्तारण करना ये भी है, और जनसंख्या वृद्धि में रोक लगाना ये भी आपका। तो ये तीनों जो है आपके जनसंख्या पर्यावरणीय के मुद्दे हैं। तो तीनों हमारे अर्थात डी ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन है। वह इसी तरह के स्टेटमेंट कथन वाले पूछे जाएंगे जो आपको ध्यानपूर्वक अभी से तैयारी कर लेना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते वह यही गलती करते हैं, कथन स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं और उनका गलत आंसर दे के चले आते हैं। तो ये चीज़ें अब आपको वो चीज़ नहीं करना है, उनसे सीखना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है? देखिए, घासी मैदान की खाद्य श्रृंखला कैसी होती? घासी मैदान की खाद्य श्रृंखला होती है, किस प्रकार की होती? कीट, मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर, प्लावक, मछली, व्हेल या चूहा, सांप, गिद्ध की बात करेंगे। देखिए, घासी मैदानों की जो आपकी खाद्य श्रृंखला होती है वह प्लावक, मछली और व्हेल। खाद्य श्रृंखला की घासी मैदान, ये आपके घासी मैदान की नहीं है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है? तो आपकी जो प्लावक, मछली, व्हेल ये घासी मैदान की नहीं कहलाएगी, ये जली में आ जाएगी। बाकी कीट, मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर, चूहा, सांप, गिद्ध ये हमारे खाद्य श्रृंखला के घासी मैदान के होंगे। लेकिन प्लावक, मछली, व्हेल ये खाद्य श्रृंखला के घासी मैदान, ये जली कहला जाते हैं, क्योंकि प्लावक, मछली, व्हेल कहाँ पे रहते हैं? जली, जल में रहते हैं। इसलिए आपका जली वाला ऑप्शन जो है दिया गया है वह अब आपका सही हो जाएगा। अब बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत पूछा जा रहा है, क्या वह पवन है, सूर्य है, पौधे है या जानवर हो जाएंगे? तो पौधे पर ऊर्जा का जो चरम स्रोत कहलाता है वह कहलाता है सन, अर्थात सूर्य की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। इसके बाद आपका अगला बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है,
कि ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। क्या वह उत्पादक है, अपघटक है, उपभोक्ता है, या ये सभी हो जाएंगे। ये कि ह्यूमस निर्माण में जो हमारा सहायक होता है वह कहलाता है अपघटक। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन आपका अपघटक राइट ऑप्शन होगा। जी हाँ, ह्यूमस निर्माण में सहायक है। अब ह्यूमस शब्द आ गया तो जीव एवं पौधे के जो मृत अवशेष होते हैं इनसे ह्यूमस एकीकृत बनता है। या कह सकते हैं जीव पौधे जो सड़े गले अम्ल पदार्थ काफ़ी देर जब सड़े गले होते हैं इनसे ह्यूमस बन जाता है। तो प्रारंभ में क्या होता है, सूक्ष्म घास फर्न की इसमें वृद्धि होती है और बाद में पक्षियों द्वारा लाए गए बीज वृक्ष झाड़ी उगने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें अपघटक, इसकी बात कर रहे हैं, अपघटक की बात की जा रही है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न। दोस्तों अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है? मृदा प्रदूषण होगा, मृदा अपरदन होगा, ताप प्रदूषण होगा, या जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। तो अत्यधिक चारण के हमें परिणाम यह प्राप्त होता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे मृदा अपरदन होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि नदी मुहाने के लक्षण यहाँ पे क्या होते हैं? आपके ताज़ा खारा जल होता है, समृद्ध जैव विविधता होती है, अधिक उत्पादकता होता है, या ये सभी आ जाते हैं। तो नदी मुहाने के लक्षण कौन से कहलाते हैं? ताज़ा खारा जल भी है, समृद्ध जैव विविधता भी है, अधिक उत्पादकता भी है। तो ये सारे हमारे क्या है, नदी मुहाने के लक्षण हो जाते हैं। जहाँ पे नदी के मुहाने होंगे ये चीज़ें आपकी पाई जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है वनों के कटान के प्रमुख परिणाम आपको बताना है। वनों में जो कटान होते हैं, मिट्टी जो कटान होती है, इसके हमें परिणाम क्या प्राप्त होते हैं वो भी प्रमुख परिणाम बताना है। तो वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, जल चक्रण पर प्रभाव होना, मृदा अपरदन, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा ये हमें बताना है। देखिए वनों के कटान के प्रमुख रीजन और प्रमुख कारण जो हमारे होते हैं, पहला यह होता है कि वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश भी होता है वनों के कटान से। ठीक है, और जल चक्रण पर भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि जल चक्रण का पूरा प्रभाव वनों पर होता है, पेड़ पौधों पर होता है। और मृदा अपरदन भी, जो जड़ें होती हैं पेड़ पौधे की वो मिट्टी को बांधे रखती है। तो जब वनों का कटान होगा, वनों की कटाई की जाएगी तो मृदा अपरदन भी होगा। तो ये तीनों चीज़ें का प्रमुख परिणाम है, तीनों चीज़ें दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए जो डी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों जो है हमारे कथन सही दिए गए हैं। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है? जी हाँ दोस्तों, जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है? घास स्थल वन करते हैं, प्लवक करते हैं, या उपरिरोही करते हैं? सभी जानते हैं आप लोग, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया कि जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है, पेड़ पौधे वन करते हैं। इसलिए जो बी ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, इस एमसीक्यूज के पार्ट को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? वह आपका पारिस्थितिक संतुलन होता है, जैव सांद्रण होता है, खाद्य स्तर होता है, या जैव अपघटन होता है। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं और 4 में से एक ही आपका सही है, वही हमें चयन करना है। तो खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा को ही जैव सांद्रण कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा हमारी जैव सांद्रण कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न, इनमें से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? दोस्तों पर्यावरण के लिए कौन हानिकारक हो जाता है? देखिए कागज़ है, कपड़ा है, धातु है, ये तीनों पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं क्योंकि इनका जो है इनका क्षरण किया जा सकता है, इनको नष्ट किया जा सकता है। लेकिन प्लास्टिक एक ऐसा दोस्तों है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कई हजारों वर्षों तक ये पड़ा रहता है, सड़ता गलता नहीं, ये नष्ट नहीं होता है। और अभी तक ऐसा कुछ खोज नहीं आई है जो प्लास्टिक को रीयूज करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक का यूज हो रहा है और प्लास्टिक को ख़त्म नहीं हो रहा है, जो कि हानिकारक है। ठीक है, आप देखते होंगे गाय वगैरह जो छोटे जानवर होते हैं ये खा लेते हैं, धीरे धीरे इनकी पचता भी नहीं है, जाके थैली में इनकी जमा होती है और धीरे धीरे फिर बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्लास्टिक बहुत ही हानिकारक है।
इसके बाद आपका इस एमसीक्यूज का अंतिम प्रश्न है कि पेड़ों की कटाई कैसे घटाती है। देखिए जो पेड़ों की कटाई होती है वह वर्षा घटाती है, मृदा अपरदन, भूस्खलन, ये सभी। तो हमने अभी पढ़ा कि पेड़ों और वनों की कटाई से हमें क्या नुकसान होता है। वर्षा में कमी आती है, वर्षा घटाती है, मृदा अपरदन ठीक है होता है, भूस्खलन ठीक होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो ये सभी ऑप्शन पेड़ों की कटाई से घटाती है। तो आई होप इस एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से समझा, जांचा, परखा और अच्छे तरीके से जानने के साथ साथ आपने ये भी जाना कि ईवीएस में हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे तैयारी करना है। डेली आपकी 7 PM में क्लास होगी, तो डेली आपको 7 PM में आना है, लाइव क्लास अटेंड करना है। लाइव क्लास अगर आप लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भी आपको ठीक है चैनल पे आपको वीडियो मिल जाते हैं। यहाँ पे तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स और PDF भी प्राप्त कीजिए। तो टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, या सर्च कर लीजिए जयसवाल कोचिंग सेंटर, आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद साथियों। 11:30 में फिर मॉर्निंग में CDP के लाइव क्लास के साथ मिलेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।